हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और पढ़ रहे होंगे, अपने अपने परिवार के साथ होंगे, अपने अपने दोस्तों के साथ, अपने अपने मित्रों के साथ होंगे और आज अच्छे से आप लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। घर पे बैठे भी आपको क्लासेस अच्छे से मिल रही हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल अच्छे होंगे आपके यहाँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट से आ जाइए, जुड़ जाइए, सभी एक साथ कनेक्ट हो जाइए। आज हम पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस की पहली क्लास है। कल आपको इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट की थी और मैथ्स की क्लास स्टार्ट की थी, और आज पॉलिटिकल और साइंस की क्लास आज से स्टार्ट हो रही है। ये क्लासेस दो सैटरडे संडे को रहेंगी और सैटरडे को संडे को रहेंगी, और आपकी जो और क्लासेस वगैरह जो चलती हैं जो मंडे टू फ्राइडे, वो आपकी रेगुलर बेसिस पे चलेगी। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। राजनीति विज्ञान, पॉलिटी होती क्या है? इससे पहले देखो ये डिस्कशन करते हैं, इससे पहले कुछ और डिस्कशन करते हैं आपका। जब इस बात का डिस्कशन करते हैं ना, उससे पहले आपका कुछ और डिस्कशन करते हैं। एक मिनट। हाँ जी, जब उस बात का देखिए, इससे बैकग्राउंड में थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, बैकग्राउंड अच्छा लगता है ना, तो फिर मतलब इससे क्या होता है, आंखों पे थोड़ा सा डार्कनेस कम आती है, मतलब ऐसे ब्राइटनेस कम आती है, डार्कनेस अच्छी रहती है। पॉलिटी होती क्या है? हम बात करते हैं हमारी पॉलिटी की। इस पर भी इसे पेन भी मार्कर भी चूज़ करना पड़ेगा, पहला पेज है ना ये, तो मार्कर भी इस पर चूज़ करना पड़ेगा। इस पर शायद येलो अच्छा दिखेगा, बिल्कुल। हाँ जी, परफेक्ट दिख रहा है। पॉलिटी मतलब राजनीति। एक तो होती है राजनीति और एक होती है राजनीतिक विज्ञान। हमें राजनीति नहीं करनी, हमें राजनीतिक विज्ञान पढ़नी है। क्या पढ़नी है? राजनीतिक विज्ञान, यानी पॉलिटिकल साइंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस यानी जो हमारे जो संविधान है और संविधान से संबंधित जो कानून है, जो कानून व्यवस्था है, उन सब के बारे में जो अध्ययन करते हैं, जो बातें करते हैं, वो किसके अंतर्गत आती हैं? इस पॉलिटिकल साइंस के अंडर में आती हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस आपकी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ कि संवैधानिक विकास आपका कैसे हुआ, उसके उस संवैधानिक विकास से पहले का पोर्शन सारा इंडियन हिस्ट्री में आ जाएगा, और इंडियन हिस्ट्री के बाद जहाँ से संवैधानिक विकास शुरू हुआ है, वहाँ से आगे हमें इंडियन पॉलिटी में पढ़ लेंगे। बात क्लियर? करते हैं संवैधानिक विकास स्टार्ट। चलिए फटाफट जुड़ जाइए। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, भारत का संवैधानिक विकास। संविधान में एक पढ़ते जोड़ते हैं, बन जाता है संवैधानिक। ठीक है, विश्व में संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, विश्व में संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था सर हेनरी मैन ने, और ये कहाँ का था? ब्रिटेन का था। ब्रिटिश नागरिक सर हेनरी मैन ने विश्व में सबसे पहले संविधान शब्द का प्रयोग किया। बात समझ में आ गई? यानी विश्व में यदि किसी ने सबसे पहले ये नाम लिया कि संविधान है क्या, मतलब संविधान नाम किसने लिया, जैसे बच्चा जन्म लेते से क्या बोलना सीखता है, ऐसे बोलता है ना माँ, तो वैसे ही किससे सर्वप्रथम संविधान नाम किसने लिया? तो किसने लिया? सर हेनरी मैन ने लिया। बात समझ में आ गई? हेनरी मैन ने लिया। विश्व में लिखित संविधान की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? फ्रांस से माने जाते हैं। कहाँ से? फ्रांस से माने जाते हैं। हर एक लाइन में क्वेश्चंस आएंगे, अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, ढंग से पढ़िए। विश्व में संवैधानिक विकास, संविधान का सर्वप्रथम, संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सर हेनरी मैन ने किया। और संवैधानिक विकास जो मतलब लिखित संविधान होता है, लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ से आती है? फ्रांस से आती है। विश्व का प्रथम लिखित व सबसे छोटा संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA का है। विश्व का सर्वप्रथम लिखा हुआ और सबसे छोटा संविधान किसका है? USA का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अंकल सेम। ठीक है ना? मात्र इसमें 7 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद हैं? सिर्फ और सिर्फ इसमें 7 अनुच्छेद हैं। मैं बताऊंगा अमेरिका का क्यों छोटा है। पहली बात तो देखो, यहाँ आपका ये कन्फ्यूजन करता हूँ, मेरे भी जुबान पर चढ़ा हुआ, मेरे मुंह से बार बार स्लिप आउट होता है, तो डेफिनेट होना है। अमेरिका नहीं होता, हम बोलते हैं अमेरिका, इंडिया, चाइना, ये नहीं होता है। अमेरिका, इंडिया, चाइना, ऐसे होता है। तो विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ का है? विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान है फ्रांस का। ठीक है, मतलब सॉरी, लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की है, लेकिन विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ का है? लिखित संविधान आपका फ्रांस का। यहाँ तक बात आपके शायद समझ में आ चुकी होगी। और संविधान शब्द किसने दिया था? सर हेनरी मैन ने दिया था। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? नन अदर देन भारत।
395 अनुच्छेद, कितने? 395। ठीक है, अब आपको एक बात समझाता हूँ कि भारत का क्यों बड़ा है और इसका क्यों छोटा है। चलिए समझ लेते हैं। समझने से पहले वही वापस थोड़ा सा काम कर लेते हैं कि एलियो ये आपका पेज है, बिल्कुल, हाँ जी। अब देखिए, अब समझते हैं विश्व में संविधान की अवधारणा कि संविधान। सबसे पहले बात करते हैं यूएसए। ये एक तरफ तो है अंकल सैम, कौन है अपना अंकल सैम, और दूसरी तरफ अपना कौन है, इंडिया, यानी भारत। इंडिया नहीं लिख सकते यहाँ से क्योंकि इंडिया शब्द बैन हो चुका है ना, बैन मतलब वैसे भारत। एक तरफ इंडिया, एक तरफ भारत, है ना, हाँ जी, इंडिया भारत एक ही बात है। एक तरफ यूएसए, एक तरफ भारत। भारत का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसका सबसे छोटा लिखित संविधान है। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, अंकल सेम का सबसे छोटा लिखित संविधान है। क्लियर? क्यों है छोटा, क्यों है बड़ा, क्यों है? जो भारत में क्या है, जो राज्य हैं और जो देश हैं उनके लिए संविधान सेम है। ये देश वैसे वाला देश नहीं है, ठीक है ना, मतलब समझ लो देश में पहला शय है, ठीक है ना, ऐसे वाला गुंडी वाला शय है, वो तीसरा शय नहीं है। तो राज्य और देश के लिए एक ही संविधान है भारत का, वही संविधान राज्य के लिए लगता है, वही संविधान देश के लिए लगता है। ठीक है, तो इसलिए भारत का संविधान सबसे बड़ा है और इसके 395 अनुच्छेद शुरुआत में थे। अब वर्तमान में तो लगभग 425-26 के आसपास पहुँच गए होंगे, एग्जैक्ट डाटा नहीं पता, बट अब तो लगभग 424-25 के आसपास पहुँच चुके होंगे, है ना। शुरुआत में 395 अनुच्छेद थे। यूएसए का सबसे छोटा क्यों है? क्योंकि यूएसए का देश का संविधान अलग है। यूएसए में सिर्फ 7 ही आर्टिकल हैं। कितने आर्टिकल हैं? सिर्फ 7। देश का संविधान अलग है और राज्यों का संविधान अलग है। देश का अलग है और राज्यों का संविधान अलग है, क्योंकि उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ना, अलग अलग राज्यों से बना हुआ है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो क्या अलग अलग पार्ट से बना हुआ है और उस अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है ना, बात समझ आ गई कि सबसे बड़ा क्यों, सबसे छोटा क्यों, दोनों में अंतर समझ में आ गया। यूएसए का बड़ा छोटा क्यों? क्योंकि देश और राज्य का अलग अलग है, भारत का देश और राज्य का संविधान एक साथ है। बात क्लियर? अब चलते हैं आगे। भारत के संविधान के वैध होने का मुख्य कारण क्या है? भारत संघ व राज्यों का एक ही संविधान है। बात खत्म। यानी जितने भी आपका भारत है, जो पूरा भारत संघ है, संघ मतलब देश, यूनियन, और जो भारत के राज्य हैं उनका पूरा का पूरा संविधान एक है। अलिखित संविधान कहाँ का है? ब्रिटेन या इंग्लैंड का है। ब्रिटेन या इंग्लैंड का संविधान कैसा है? अलिखित संविधान है। कैसा संविधान है? अलिखित संविधान है। किसका? ब्रिटेन का या फिर इंग्लैंड का। बात समझ में आ गई? ब्रिटेन का या इंग्लैंड का अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान अभी समय व परंपराओं पर आधारित है। अभी समय और परंपराएं आप लोग नहीं समझ पाए। अभी समय और परंपराएं मतलब कि जो प्रेजेंट टाइम में कैसी कैसी परंपराएं चल रही हैं उन पर आधारित है। किसका? ब्रिटेन का संविधान। किसका संविधान? ब्रिटेन का संविधान। कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो अभी समयों और परंपराओं पर आधारित है। जो अभी समयों और परंपराओं पर आधारित है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ब्रिटेन के संविधान को बुद्धिमत्ता एवं संयोग का शिशु कहते हैं। किसका शिशु? बुद्धिमत्ता एवं संयोग का शिशु कहते हैं। क्या, कैसे कहते हैं? क्योंकि देखो ब्रिटेन का संविधान कैसा है कि मतलब परंपराओं पर आधारित है, कि जैसे मतलब आज कुछ परंपरा है उसके अकॉर्डिंग मतलब चलता है, तो परंपराओं पर आधारित है। इसलिए मतलब जैसे प्रेजेंट टाइम में कोई नई परंपरा लॉन्च हो गई तो उस परंपरा के अकॉर्डिंग वहाँ के संविधान में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। कुछ नई परंपरा बनी ना तो उस परंपरा बनने के अकॉर्डिंग वैसे वैसे उसके संविधान में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या है कि ब्रिटेन का जो संविधान है ना, उस संविधान को क्या कहते हैं? बुद्धिमत्ता एवं परंपराओं का कहते हैं? संयोग कहते हैं। किसका? बुद्धिमत्ता एवं परंपराओं का संयोग कहते हैं, या अपने का शिशु कहते हैं। बुद्धिमत्ता एवं संयोग का शिशु कहते हैं। किसका? बुद्धिमत्ता एवं संयोग का शिशु कहते हैं। यहाँ तक कोई आपकी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। आई थिंक प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव टू क्लियर इट। ये मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ तक आपके समझ में आ रहा ना, अच्छा लग रहा ना। पॉलिटी क्लास वही लगभग घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा के अप्रोक्सीमेट चलेगी, तो बने रहें। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अपन ईस्ट इंडिया कंपनी की। किसकी बात करते हैं अपन? ईस्ट इंडिया कंपनी की। ये तो संविधान के बारे में अपन ने थोड़ी सी बात की थी कि संविधान के बारे में कुछ बातें क्लियर करें। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 31 दिसंबर 1600 के उस टाइम स्थापित हुई थी।
31 दिसंबर 1600 के टाइम। एक कन्फ्यूजन क्वेश्चन रहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का शासक कौन था। ऑप्शन रहते हैं अकबर और जहांगीर दोनों, तो आप लोग जाके जहांगीर पे टिक मार के आते हो। लेकिन 1600 के टाइम अकबर राजा था, क्योंकि अकबर की डेथ 1605 में हुई थी, उसके बाद जहांगीर राजा बना था। क्लियर? समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं। ब्रिटेन की महारानी कौन थी इस टाइम जब ये कंपनी स्थापित हुई 1600 के टाइम? उस टाइम ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। और भारत का शासक कौन था? मुगल सम्राट अकबर। कौन था? अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर बहुत ही अच्छा राजा था, मतलब देखिए ना, तो कई कई हिंदू राजाओं से भी अच्छा राजा था अकबर। इसका सिर्फ वो कितना है, सिर्फ एक इसके वो कहते हैं जीवन पे एक कलंक है, उसने वहाँ पे वो नरसंहार किया था। तो बस उस एक कलंक को ही हटा देना, तो उसके अलावा अकबर में कोई इंसान ये कमी नहीं निकाल सकता। और वाकई मतलब मैं सच कहता हूँ कि जो इंसान, जब महाराणा प्रताप की डेथ हुई थी ना, मतलब महाराणा प्रताप वो धनुष की प्रत्यंचा जानते हैं? प्रत्यंचा, जो धनुष के पीछे की डोरी आती है उसको प्रत्यंचा बोलते हैं। जब महाराणा प्रताप की डेथ हुई थी, जो प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे ना, तो प्रत्यंचा टूट गई थी। ठीक है, और उस प्रत्यंचा टूट जाने के कारण महाराणा प्रताप का गला कट गया था, और गले कटने से उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तब अकबर उनके डेथ पे अकबर रोया था कि मेरा जो सबसे बड़ा दुश्मन था ना, वो आज खत्म हो चुका है। और अकबर उनकी डेथ पर खूब रोया था। बात समझ आ गई? क्या रे घास हरी रोटी ने जतबन मिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमर्यो चीख पड़ियो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। हूँ लड़्यो घणो हूँ सयो घणो में वाड़ी मान बचावण ने, हूँ पास नहीं राखी रण में बैरिया रो कुंवर बहावण में। जब याद करूँ हल्दी घाटी, नैना में रक्त उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, सुखी सी हुक जगा जावे। है ना? तो बस वो तो कन्हैया लाल सेठिया जी की बात ही लगे। तो देखिए, उस टाइम ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, और भारत का शासक कौन था? मुगल सम्राट अकबर। वर्तमान में कौन है? एलिजाबेथ द्वितीय है। बीच में कई विक्टोरिया चली गई, है ना, बीच में विक्टोरिया राज कर गई, तो इसलिए बीच में विक्टोरिया आ गई थी। अब एलिजाबेथ द्वितीय वर्तमान में, जो बुढ़ी है ना, बुढ़ी, हाँ, जो बुढ़ी कई बार आती है वो, हाँ जी, सॉरी फॉर दैट, बट वो आती है ना, वो एलिजाबेथ द्वितीय है। ठीक है, विश्व की सर्वाधिक उम्र की शासिका 90 वर्ष, 90 नहीं, ये 93 की हो गई अब तो, ये 93 ईयर्स की हो गई। 93 साल की बुढ़ी है और राज कर रही है आज वो। सोचो, पूरे ब्रिटेन पे। जिन अंग्रेजों ने हम पे राज किया था ना, उन अंग्रेजों पे आज वो राज कर रही है, 93 साल की। सर्वाधिक समय तक ब्रिटेन की राजगद्दी संभालने वाली महिला शासिका लगभग 60 साल, तो 60 साल नहीं, लगभग 30 साल की उम्र में बैठ गई थी। लगभग 63 ईयर्स हो गए इसको, 65 नहीं, 68 ईयर्स हो गए इसको, 68 ईयर्स, 68 साल हो गए इसको राज करते हुए। 68 साल से उस ब्रिटेन की गद्दी पर बैठी हुई। कौन? वही छोटी, वही बुढ़ी, है ना, समझ गए? हाँ जी। तो एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ द्वितीय, बात समझ में आ गई? तो मतलब एक्स्ट्रा जानकारी थोड़ी सी। शुरुआत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका जो रेगुलेटिंग एक्ट आएगा ना, उसके बाद बताऊंगा आपको कि रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कैसे कैसे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा अपना शिकंजा कस लिया था भारत पे। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में जो साथ है ना 15 वर्षों के साथ व्यापार की अनुमति दी गई थी। सबसे पहले जब अकबर के टाइम थे ना, तो अकबर ने बात की थी कि भाई साहब 1615 तक आप लोग राज कर लो, मतलब राज्य कर लो, 1615 तक आप लोग व्यापार कर लो, और उसके बाद यहाँ से चुपचाप निकल लेना। तो कंपनी ने कहा बिल्कुल ठीक है सर, हम यहाँ से निकल लेंगे। लेकिन बाद में राजा बना अकबर का बेटा जहांगीर, गैल सपीती जालर दर। उसने तो उस टाइम के लिए काम सही किया था, उसने तो काम सही किया था कि उसने क्या किया था कि जो मतलब जो राजा था ना, तो इसने आगे अनुमति दी ताकि उसको टैक्स मिल रहा था, तो उसने टैक्स का तो कुछ देखा नहीं, और उसने क्या किया, उनको अनुमति दे दी आगे। तो 1615 में स्वतंत्र व्यापार ना, स्वतंत्र व्यापार की अनुमति किसने दी? सर टॉमस रो ने मुगल सम्राट जहांगीर से मुलाकात की। कहाँ पर? अजमेर के किले में। देखिए मैं बताता हूँ घटना क्या थी, वही थोड़ा सा कुछ सुधार कर लेते ताकि अच्छा लगे रहे। हाँ जी, ये लीजिए बिल्कुल। हाँ, अब देखिए कि बात क्या हुई थी। ये बात है लगभग कब की? 1605 में ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब जो 1615 तक इसकी अनुमति थी व्यापार की, लेकिन 1615 की बात है। 1615 में एक तो 5 लिखना है चक्कर में, तो उसे डिजाइन मारने चक्कर में 5 क्या आते हो जाए, है ना। टॉमस रो एक तरफ था जहांगीर, एक तरफ टॉमस रो और दूसरी तरफ जहांगीर, दोनों की मुलाकात हुई अकबर के किले में। कहाँ पर मुलाकात हुई? अकबर का किला बोल दो या मैगजीन फोर्ट बोल दो।
मैगजीन फोर्ट। ये कहाँ पड़ता है मैगजीन फोर्ट? आपका अजमेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अजमेर में। और इसी किले में हल्दी घाटी के युद्ध की रणनीति बनाई गई थी। एक्स्ट्रा क्वेश्चन याद कर लो कि हल्दी घाटी के युद्ध की कहाँ बनाई थी रणनीति? इसी अकबर की फोर्ट की। ये आपको थोड़ा सा इतिहास से जोड़ रहा हूँ आपको ना थोड़ा सा। तो इधर टॉमस रो था, इधर जहांगीर था, इन दोनों की आपस में मुलाकात हुई। टॉमस रो ने कहा कि सर आई वांट टू व्यापार करेंगे यूनियन कंट्री। तो बोल ठीक है कर ले, बट मेरे को कितना टैक्स मिलेगा? बोला आपको इतना टैक्स मिल जाएगा। बोल ठीक है, मुझे और क्या चाहिए। तो इसको जहांगीर ने इसको टैक्स के लिए हाँ कर दी। और टैक्स के लिए हाँ करने के बाद क्या हो गया? बिल्कुल यहाँ पर ये जो व्यापार करने की इसको अनुमति मिल गई। अब जब व्यापार करने की अनुमति मिल गई कंपनी को, तो कंपनी को स्वतंत्र व्यापार की अनुमति किसने दी? कंपनी को स्वतंत्र व्यापार की अनुमति 1615 में जहांगीर ने दे दी। किसने दे दी? जहांगीर ने 1615 में दे दी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब चलते हैं, हाँ जी। अंग्रेजों को जहांगीर द्वारा 10 जनवरी 1616 को स्वतंत्र व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी। और ये अनुमति कब दे दी? 10 जनवरी 1616 को यह परमिशन ग्रांटेड की। परमिशन ग्रांटेड, अब आप भारत में स्वतंत्र रूप से व्यापार करो। अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की थी बताओ? पहली व्यापारिक कोठी अंग्रेजों ने कहाँ पे थी? बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में। अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे थी? बताओ। अब बात करते हैं आगे। उसके बाद कि अंग्रेजों ने व्यापार में प्रथम व्यापारिक कोठी 1613 ईस्वी में सूरत में, कहाँ पर? कि चाहे सूरत समझिए, सूरत गुजरात वाला। कि इंसान में अकल होनी चाहिए, इंसान में अकल होनी चाहिए। सूरत तो गुजरात में भी है ना। तो सूरत में जहांगीर की अनुमति से स्थापित कर ली। कहाँ पर स्थापित की? सूरत में। कि सूरत क्या देखते हो? हाँ जी, सूरत में क्या कर ली? इस कोठी, व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली। वो कोठी नहीं, घर वाली कोठी नहीं, व्यापार मतलब व्यापार का केंद्र बना लिया सूरत को। ठीक है। तो अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक कोठी किसकी अनुमति से? जहांगीर की अनुमति से 1613 में। कहाँ पर? यानी व्यापार करने की अनुमति 1616 में मिली थी, लेकिन पहले ही व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित कर ली? 1613 में सूरत में स्थापित कर ली। ठीक है। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट बैटल होती है, 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध। दोनों युद्ध को आपको डिटेल से बताता हूँ, दत्तचित होकर बैठ जाइए। लिखने की बात सिर्फ इतनी है कि हुआ किस किस में था, बस वो मैं लिखवा दूंगा। चलिए प्लासी की बात करते हैं। सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी के युद्ध की बात करते हैं। तो प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? पहली बात तो कब हुआ? पहली बात तो ये जो टिकटॉक चलती है, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। देखो कैसे याद रखेंगे? प्लासी, सी में से आता है, से में इसमें साथ में भी से आता है। तो प्लासी 1757, प्लासी कब है? 1757 में हुआ। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। अंग्रेजों एवं बंगाल के नवाब के बीच में। एक तरफ कौन थे? ब्रिटिश। एक तरफ कौन है? देखिए युद्ध समझाता हूँ आपको, डिटेल समझने का। युद्ध की जानकारी इतिहास से आपको जोड़ रहा हूँ। वो इतिहास में मैं युद्ध इतने अच्छे से बताऊंगा कि आप लोगों को युद्ध बिल्कुल याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको वैसे समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे आज बताए थे ना मैंने आपको, कल मैंने आपको बताए थे ना किस किस के, जो सहयोगिता वाला जो मैटर हुआ था, वो सारे युद्ध मैंने डिटेल से बताए। 3 युद्ध हुए थे। ठीक है ना। जल्दी जल्दी उनकी डिटेल लिख दो कि तराइन फर्स्ट कब हुआ, तराइन सेकेंड कब हुआ, और जो चंदावरा कब हुआ। बताओ जल्दी जल्दी तीनों युद्ध। एक तरफ ब्रिटिश थे, और ब्रिटिश के सामने था बंगाल का नवाब। कौन था? बंगाल का नवाब था कौन? सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। अब देखो यहाँ भी कंफ्यूजन होता है कि सिराजुद्दौला किस में है और जो सुजाउद्दौला किस में है और मीर कासिम किस में है। तो देखिए प्लासी, सी मतलब सिराजुद्दौला किस्म, बस सिराजुद्दौला याद रख लीजिए। इसमें केवल और केवल सिराजुद्दौला था। प्लासी ब्रिटिश वर्सेस सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच में आक्रमण हुआ। ब्रिटिश इसमें जीत गए, सिराजुद्दौला इसमें हार गए। ठीक है, ब्रिटिश इसमें जीत गए, सिराजुद्दौला हार गए। बात समझ में आ गई? इन दोनों युद्धों के बारे में बहुत पूछते हैं। प्लासी बक्सर, प्लासी बक्सर, प्लासी बक्सर, आप किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन उठा के देख लो, यही आता है प्लासी बक्सर।
प्लासी का याद होगा कब हुआ? 1757 में। किस किस के मध्य? ब्रिटिश वर्सेज सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था? बंगाल का नवाब। जीता कौन? ब्रिटिश। हारा कौन? सिराजुद्दौला। बात समझ में आ गई होगी। प्लासी कंप्लीट। ये प्लासी आपको बस इतना लिखना है, प्लासी आपका कंप्लीट हो गया। किस किस मध्य? प्लासी में इतना हुआ, देखो इतना लिखा है आपको, देखिए समझ लीजिए कि 1757 में सिराजुद्दौला इसमें हो गया और इसमें मीर कासिम उमर के बीच हुआ। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट समझते हैं। प्लासी आपका कंप्लीट हो गया। प्लासी कब? 1757 में। एक तरफ ब्रिटिश, दूसरी तरफ बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। नेक्स्ट चलते हैं अपन बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। प्लासी आराम से आप लोग लिख लीजिए, इतने में थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, फिर अपन पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध। ठीक है, चलिए फटाफट लिख लीजिए और समझ में आ रहा थम्स अप कर दीजिए। बिल्कुल। अब चलते हैं बक्सर। बक्सर पर चलते हैं तो बक्सर का युद्ध आता है 1764 का। कब का आता है बक्सर का युद्ध? बक्सर का युद्ध आता है 1764 का। बक्सर का युद्ध आता है 1764 का। 1764 में कौन सा युद्ध हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध किए जाते हैं किस किस के मध्य हुआ? एक तरफ थे ब्रिटिश, दूसरी तरफ कौन था? मीर कासिम। इसमें 3 आदमी थे, मीर कासिम, सुजाउद्दौला, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और तीसरा था शाह आलम। दिल का आलम कैसे बताऊं तुम्हें? तीसरा कौन था? शाह आलम। ठीक है, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम। मीर कासिम नवाब था, सुजाउद्दौला उधर जो अपने बिहार के साइड का था, और शाह आलम जो मुगल बादशाह था। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ, इन सब के मध्य। ये एक तरफ थे और ये ब्रिटिश सेना एक तरफ थी। ब्रिटिश में जीते, ये हार गया। बात खत्म। याद सिर्फ इतना रखना है, प्लासी 1757 किस किस के मध्य? ब्रिटिश वर्सेस सिराजुद्दौला। बक्सर 1764 ब्रिटिश वर्सेस मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम। अब देखिए कि जो अंग्रेज़ों ने ये 2 युद्ध जीत लिए ना, तो इन 2 युद्धों के बाद में अंग्रेज़ों को रोकने वाला किसी में दम नहीं था। और इन 2 युद्धों के जो दम वाले थे, मुगल बादशाह इनके गुलाम हो गए, सुजाउद्दौला, मीर कासिम ये गुलाम हो गए, सिराजुद्दौला को पहले कब्जे में ले लिया, यानी कुछ नहीं बचा इनके पास। भारतीयों के पूरे सिर्फ गुलाम होने के अलावा कुछ नहीं बचा। पहले कम से कम मुगलों के ये था कि हमें मुगलों के कम से कम है ना उनके पास, लेकिन अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। और जब कुछ भी नहीं है कि वो कुछ भी नहीं है सिवा मेरी ज़िंदगी में किताबों के सिवा, है ना, उसकी ख्वाहिश थी मेरा कमरा सजाने की, पर मेरे कमरे में कुछ भी नहीं है सिवाय किताबों की। तो दोनों युद्धों में ब्रिटिश जीत गए और ब्रिटिश इन दोनों युद्धों के बाद साफ हो गया कि ब्रिटिश बंगाल पर अपना पूरा शासन ब्रिटिश ने स्थापित कर लिया। इन दोनों युद्धों, कौन से दोनों युद्ध का? प्लासी और बक्सर के बाद इन दोनों युद्धों से स्पष्ट हो गया कि बंगाल पर अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हो गया। किस पर? इन दोनों युद्धों में अंग्रेज़ों की जीत हुई और इन दोनों युद्धों में अंग्रेज़ों की जीत हुई। तो अंग्रेज़ों की जीत के बाद क्या हुआ कि अपने शासन बंगाल में इनका शासन स्थापित कर लिया। कहाँ पे स्थापित कर लिया? बंगाल में इनका शासन अपना स्थापित कर लिया। आगे चलते हैं। लॉर्ड क्लाइव ने, कौन सा? लॉर्ड क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बात समझ में आ गई? किसको माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव को। कहाँ का? भारत का। कौन सा संस्थापक? वास्तविक संस्थापक ब्रिटिश साम्राज्य का। किसको? लॉर्ड क्लाइव को। बात आपको यहाँ तक क्लियर हो चुकी होगी। अब तक हमने क्या क्या देखा कि अब तक वो दिखाते ना जैसे टीवी सीरियल में एपिसोड में, तो अब तक की कहानी क्या थी। चलिए फटाफट आपको 2 मिनट में रिवाइज करता हूँ, फिर अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट भारत का संवैधानिक विकास करेंगे। बात की अपन ने पॉलिटिकल साइंस की, राजनीतिक विज्ञान की। राजनीति नहीं करनी हमें, राजनीतिक विज्ञान पढ़नी है हमें। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बारे में बात करते हैं। भारतीय इस संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विश्व में हेनरी मैन ने किया था। किसने किया था? हेनरी मैन ने किया था। सबसे पहले लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ पर आई थी? फ्रांस में आई थी। बोलिए फटाफट मेरे साथ, बोलिए बोलिए। राधे गोविंद गोपाल मोहन कुंडली कन्हैया लाल की जय। हाँ जी,
विश्व का प्रथम लिखित संविधान और सबसे छोटा संविधान किसका है? यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अंकल सेम। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। क्यों है, क्यों नहीं है, इसके बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ कि भारत जनसंख्या बड़ी है ना ऐसी कोई बात नहीं है। भारत का राज्य और देश का एक ही संविधान है, जबकि अमेरिका का राज्य का अलग संविधान है और देश का अलग संविधान है। वहाँ पे राज्य की अलग से नागरिकता लेनी पड़ती है और देश के लिए अलग से नागरिकता लेनी पड़ती है। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। संवैधानिक विकास के बारे में बात की थी तो वृद्धों ने कारण आपको बता दिया। फिर उसके बाद अलिखित संविधान कहाँ का था? ब्रिटेन का था। ब्रिटेन का संविधान अभिसमयों और परंपराओं पर आधारित है और ब्रिटेन के संविधान को बुद्धिमत्ता एवं संयोग का शिशु कहा जाता है। उसके बाद अपने बात की थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी का 31 दिसंबर 1600 की बात हुई थी। इस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, जो मुगल सम्राट बाद जो अकबर था उस टाइम। और उसके बाद बात की थी कि जो टॉमस लो ने उससे मतलब जहांगीर से मुलाकात की थी और जहांगीर से अनुमति ली थी 1615 के बाद व्यापार की अनुमति। पहली कोठी कहाँ पर? सूरत में 1613 में अंग्रेजों ने स्थापित की। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, 2 युद्ध हुए थे 1757 में बक्सर का 1757 में प्लासी का किस किस के मध्य? अंग्रेज़ों वर्सेस सिराजुद्दौला। और 1764 में बक्सर का मीर कासिम सुजाउद्दौला और शाह आलम वर्सेस ब्रिटिश। दोनों में कौन जीते? ब्रिटिश। और इन दोनों युद्धों में ब्रिटिश के जीतने के बाद ये लग गया कि अब बंगाल पर उनका पूरा अधिकार हो गया है और लॉर्ड क्लाइव को ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तिड़गड़ी धा। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही है ना? मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? अच्छा लग रहा है? ये बैकग्राउंड कैसा लगा वैसा बता दीजिए, ताकि हर क्लास में ऐसा ही बैकग्राउंड कर दे। आंखों पे देखिए इफेक्ट पे कुछ फ़र्क पड़ रहा है आंखों में? देखो मैं ये करता हूँ, एक तो ये क्या आपको बिल्कुल क्लियर इफेक्ट दिखाता हूँ उनका, इसका जैसे ये किया मैंने 3 पेजेस दिखाता हूँ आपको। तीनों पेजेस में बताइएगा इफेक्ट कम कौन से पड़ा। ओके, सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले इस पेज की। इसमें देखिए, अब इसमें देखिए, अब इसमें देखिए, इस पेज को नाम देता हूँ मैं 1 नंबर। आपको बताना कमेंट सेक्शन में भी। ये 1 नंबर पेज है, ये 2 नंबर पेज है और ये 3 नंबर पेज है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। इनमें सबसे कम इफेक्ट कौन से में पड़ता है? आँखों पे। आँखों पे सबसे कम प्रभाव किसका पड़ता है और आँखों पे सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? बताइए। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर में बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में। उसके अकॉर्डिंग आप पेजेस कर लेंगे, है ना? हाँ जी, आगे चलते हैं। इतनी बातें हो गई हमारी क्लियर। अब आगे चलते हैं, भारत के संवैधानिक विकास का अध्ययन करते हैं। किसके? भारत के संवैधानिक विकास का अध्ययन कितने चरणों में हुआ है? 2 चरणों में हुआ है। कितने चरणों में हुआ है? कितने स्टेप्स में हुआ है? 2 स्टेप्स में हुआ है। भारत के संवैधानिक विकास को 2 चरणों में। पहला चरण है आपका 1773 से लेकर 1858 तक और दूसरा 1858 से 1947 तक। इसकी कहानी क्या है मैं समझाता हूँ। बिल्कुल इस पेज का आप पे इफेक्ट कम पड़ रहा होगा, बिल्कुल ग्रीन वाले का इसका, इसलिए मैं बैकग्राउंड अब कोशिश करेंगे कि 99% बैकग्राउंड ग्रीन रखा जाए। ठीक है, हाँ जी। अब चलिए बात करते हैं भारत के संवैधानिक विकास की। संवैधानिक विकास की जब हम बात करते हैं तो संवैधानिक विकास हमारे कितने चरणों में हुआ था? 2 चरणों में। पहला कब से कब तक? 1773 से लेकर के 1773 से लेकर के और 1858 तक, ये आपका पहला चरण। दूसरा चरण कब से कब तक? पहले ये इस चरण की बात करते हैं, ये 1773 से लेकर के 1858 तक की बात करते हैं। 1773 के बाद चार्टर आए थे, कई रेगुलेटिंग, सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया, फिर उसके बाद जो 4 चार्टर आए थे, उसके बाद कई भारत शासन मतलब जो भारत शासन सुधार अधिनियम आए उसके बाद आए थे। 1857 की क्रांति हो गई थी। 1857 क्रांति के बाद कुछ एक चार्टर आया था, उसके बाद क्या हो गया था? 1857 क्रांति के बाद क्या हो गया था? जो गवर्नर जनरल वायसराय बन गया, वायसराय फलाना बन गया, ढिमकाना बन गया, वायसराय के बाद हट गया, वहाँ से ऐसे कुछ हो गया था। वो घटनाएं हम आगे पढ़ेंगे। ये 1857 तक क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि 1858 तक क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि 1857 में क्रांति हुई थी। कौन सी क्रांति हुई थी? 1857 की क्रांति हुई थी। कौन सी क्रांति हुई थी? 1857 की क्रांति हुई थी। और इस क्रांति ने अंग्रेज़ों की वो नींव मिलाकर रख दी कि अंग्रेज़ भारतीयों से थर्राने लग गए थे। ठीक है, अंग्रेज़ भारतीयों से थर्राने लग गए थे। अंग्रेज़ सोचते थे कि अगर भारतीयों का गुस्सा निकल गया ना तो फिर नहीं छोड़ेंगे हमें। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये भारतीय संविधान का विकास का पहला चरण था। कौन सा चरण था? पहला चरण। कब से कब तक? 1773 से लेकर के 1858 तक। बात समझ में आ गई? आइसोलेट, क्लियर इट।
उसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट कौन सा आता है, नेक्स्ट आता है अगला चरण अपना। अगला चरण दूसरा कौन सा चरण आता है, दूसरा आपका चरण आता है 1858 से लेकर के, कब से लेकर के 1858 से लेकर के 1947 तक। कब तक, 1947 तक। कब से कब तक, 1858 से लेकर के 1947 तक। इस टाइम जो मतलब कहा है कांग्रेस बन जाएगी 1800 लगभग 73 के, हाँ 73 के अप्रोक्सीमेट बन जाएगी शायद, तब कांग्रेस बन जाएगी। वो आपको बता देंगे जब बनेगी तब की कांग्रेस बन जाएगी। और फिर जो 1906 में जो आपकी मुस्लिम लीग बन जाएगी, पार्टियां वगैरह बन जाएंगी। फिर कई जो आएंगे, पार्लियामेंटो आएगा, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आएगा, तो वो बात की बात है। तो संविधान की ये कौन सा चरण आपका, ये संवैधानिक विकास का दूसरा चरण है। कौन सा चरण है, दूसरा चरण। पहला चरण आपका इससे पहले का था, दूसरा चरण ये है। अब अपन बात करते हैं पहले चरण की। कौन से चरण की, पहले चरण की। और पहले चरण में चलने से पहले मैं आपको कुछ एक बातें और बताना चाहता हूँ इसके बारे में। क्या बताना चाहता हूँ कि कवि कहना चाहता है कि ये जो अपना संविधान है ना, संविधान हम मानते हैं कि जो हम क्या सोचते हैं कि 1946 में जो संविधान सभा बनी थी ना, 1946 में संविधान सभा बनी थी, उस संविधान सभा ने जा करके और संविधान को मतलब निर्माण किया था। नहीं मुन्ना नहीं, ऐसी बात नहीं थी। संविधान बनना शुरू हो गया था 1773 में, जब से रेगुलेटिंग एक्ट आना शुरू हो गया था ना, तब से ही संविधान का निर्माण शुरू हुआ। वहाँ से छोटी छोटी मगर मोटी बातों को उठा करके और वहाँ से एक एक ट्रेन परेशान कर दी। मैं पटरी या तो पटरी फोड़ गया हूँ या फिर इसके टायर पंचर करूँगा, दो में से एक काम करूँगा। बोलो क्या काम करें, हवा निकालें या टायर पंचर करें, क्या करें बताओ। फिर आप लोग 3 लीटर हवा डाल देना इसमें, ठीक है ना। 3 किलो, लीटर में दवा जैसे डलती है किलो में डाल देना। हाँ एक बात बताइए, हवा किस में नापी जाती है, हवा नापते ना, मतलब अगर मान लो आपको ऐसे पूछूं जैसे, चलिए छोड़िए साइंस का क्वेश्चन है, बाद में पूछते हैं ना। चलिए, तो 1773 से हमारे संविधान का विकास 1773 से शुरू हो गया था, ठीक है ना। 1773 से शुरू हो गया था और 1947 तक हमारे संविधान का विकास चला था। 2 चरण में हुआ था। यहाँ पर कौन सा चरण था, दूसरा चरण था। यहाँ तक बात आपके शायद समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई। तो अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात करता हूँ। ध्यान से बिल्कुल माइंड को एकाग्रचित कर करके बिल्कुल प्यार से समझना है आपको। कैसे समझना है, प्यार से समझना है। कैसे समझना है आपको, बिल्कुल प्यार से समझना है। फटाफट से आप जुड़े रहिए बस। रेगुलेटिंग एक्ट को आज आपका डाउट आप क्लियर कर दें, रेगुलेटिंग एक्ट है क्या, क्या होता है क्या नहीं होता, बिल्कुल डिटेल से एनालिसिस करूँगा ये रेगुलेटिंग एक्ट का। रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं कि इस एक्ट का, देखो रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। देखो रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लेके आए, रेगुलेटिंग एक्ट लाने का कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होना चाहिए ना। पहले आपको उद्देश्य समझ में आना चाहिए कि उद्देश्य क्या था इस रेगुलेटिंग एक्ट को लाने को, और किस उद्देश्य से लेकर आया और इसकी क्या मतलब इंपॉर्टेंस क्या, इसने अपना उद्देश्य पूरा किया और किया तो कैसे किया। देखिए हम बात करते हैं, हमारे किचन में चलते हैं थोड़ा सा। आप अपने किचन में जाओगे तो आप ऐसा एक यंत्र देखोगे। कैसा, ऐसा एक यंत्र देखोगे। उसके ऊपर या तो आपको HP लिखा हुआ मिल जाएगा या आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा एक चीज़, एक यंत्र मिल जाएगा आपको। इसको क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। सिलेंडर में क्या होता है, ऊपर यहाँ पर एक लगा होता है ऐसे येलो कलर का, यहाँ से पाइप जा कर के चूल्हे में लगी होती है। इसकी एक बटन लगा होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपन रेगुलेटर। क्या बोलते हैं, रेगुलेटर। बता क्या रहे हो, सिलेंडर यहाँ थोड़ी है, ये तो पॉलिटी पढ़ रहे हैं। मैटर क्या है, चक्कर क्या है, बताना क्या चाहते हो। हम कवि कहना चाहता है कि, एक मिनट वेट कीजिए, कवि ये कहना चाहता है कि हाँ जी। अब किचन में चले गए, अब बाहर वाले रूम में आइए। ये आपका स्विच बोर्ड लगा हुआ है, स्विच बोर्ड। यहाँ पे आपका जो अंगुली डालने वाला है, यहाँ पे आप अंगुली डाल सकते हो। इसमें 3 होते हैं। यहाँ पे आप अपनी अंगुली डाल के चेक कर सकते हो कि लाइट आ रही नहीं आ रही, ठीक है ना। ये ऐसे यहाँ पे स्विच लगे होते हैं, ठीक है ना। ऐसे आपके स्विच लगे होते हैं। यहाँ पे आपको बत्ती लगी हुई है। यहाँ पर एक ऐसा गोल गोल चक्कर सा लगा होता है और इस चक्कर से जुड़ करके और यहाँ तो और ऊपर एक ऐसे कुछ लटका होता है। इसके 3 ताड़ियाँ होती हैं ऐसे एक ऊपर पंखा चलता है, नीचे ब्लू सोता है। इस पंखे को भी इससे कंट्रोल करते हैं, कमती बेसी करते रहते हैं। इसको भी हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेगुलेटर बोलते हैं।
दो रेगुलेटर बताए, लेकिन चक्कर क्या है, बताना क्या चाहते हो, कवि क्या कहना चाहता है, कब से कह रहे हो कवि कहना चाहता है, बताना चाह रहा हूँ रेगुलेटर समझो, रेगुलेटर समझो। अरे तो हमें बताया कि किचन वाले को रेगुलेटर कहते हैं, पंखे वाले को भी रेगुलेटर कहते हैं, लेकिन रेगुलेटर का मतलब क्या है, रेगुलेटर का काम क्या होता है, रेगुलेट करना, मतलब कमती बेसी करना। अरे बिन थोड़ो सो तेज करनो और धीरो करनो। पंखा चलता है, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी पहले सोती थी, आजकल बेबी नहीं सोती, बेबी फ़ोन में लगी रहती है, ठीक ना। तो पंखा चलता है, उस पंखे को, अब मान लो मैं गया, मैं पंखे को बिल्कुल तंत्रात स्पीड में 4 में करी आया, मम्मी आई बोल बेटा डॉन 3 में कर दी, सिस्टर आई बोल मम्मी ना 2 में, पापा आए बोले अरे लाइट जल रही है पंखा बंद। अब कोई मेरे जैसे को आएगा गुस्सा, चला ही क्यों रखा है, बंद कर दो ना, मैटर खत्म। तो क्या है, इसको पंखे को हम कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कर रहे हैं, किसका काम कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, इसको रेगुलेट कर रहे हैं। गैस को भी क्या करते हैं, उसी से हम चालू करते हैं बंद करते, चालू करते बंद करते, चालू करते बंद, चू 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 चू, ठीक है ना। तो रेगुलेट करना, रेगुलेटिंग एक्ट का यही काम था। इसी रेगुलेटर से आप समझ जाओगे कि रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब था रेगुलेट करना, उस चीज़ को कमती बेसी करना, चालू बंद करना। चालू बंद मतलब क्या है, चालू बंद किसको चालू बंद कर रहे हो, मैं बताता हूँ। वापस एक नया पेज लेते हैं, बिल्कुल पॉलिटी पढ़ रहे हैं, लेकिन पॉलिटी ऐसे पढ़ेंगे आपको रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब समझेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट आया क्यों था, क्यों लेके आए रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए देखिए देखिए, ये जो आप जो पढ़ रहे हो ना अभी, मतलब क्या है, ये यहाँ पे ब्रिटिश सरकार थी, कौन सी सरकार थी, ब्रिटिश सरकार। ये यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और ये यहाँ पे भारतीय थी, ठीक है। ब्रिटिश सरकार कुछ काम नहीं करती, ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट अपनी भारतीयों पर अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही थी, यानी इन भारतीयों को अपने कब्जे में ईस्ट इंडिया ने ले लिया था, कि भारतीयों को कोई भी आने जाने का रास्ता नहीं छोड़ा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से क्या करती, इनसे अपार धन संपदा, मतलब बहुत सारे पैसे इकट्ठे करती। इनका मूल उद्देश्य क्या था कि पैसा लूटना, इनसे बहुत सारा पैसा लेती। अब सोचो, जब ये जिन अधिकारियों ने इसको यहाँ पर भेजा था, अब ये जब ये अमीर बन जाएंगे तो इनकी कदर कौन करेगा, और जब इनकी कदर नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इन्होंने क्या किया कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करो, वरना तो हमारे बस में नहीं रहेगी। और इस कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कौन सा एक्ट लेकर के आए, रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आए। कौन सा एक्ट लेकर आए, रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आए। अब समझ में आया कि ये किचन में हम क्यों गए, पंखे के पास क्यों गए, पंखे को रेगुलेट करते हैं, किचन का जो सिलेंडर है उसको रेगुलेट करते हैं। और यही काम किसने किया, इस ब्रिटिश सरकार ने किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कर दिया। मज़ा आ गया ना, समझ में आ गया रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लेकर के आया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आ गया था कि रेगुलेट करना था, उसको क्या करना था, रेगुलेट करना था। किसको, इस ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर थोड़ी सी अपनी पकड़ मजबूत करनी थी, पकड़ बनानी थी। किसको बनानी थी, अपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट को बनानी थी। किसको बनानी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बनानी थी। गवर्नमेंट नहीं होते, हम बोलते हैं गवर्नमेंट नहीं होते, गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट। ओके, हाँ जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। मज़ा आ गया ना, बोलो ये चीज़ें पढ़ के रे। ये कभी किसी ने बताई थी क्या पॉलिटी में, कि पॉलिटी में ऐसे रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब होता है। इतना पढ़ाया था कि रेगुलेटिंग हेडिंग लगाइए बच्चों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और लिखिए गया एलिजाबेथ के टाइम पर आया, इसमें बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया, फलाना बना दिया। कुछ भी, वो बातें बाद की हैं। पहले हमें ये बताओ कि रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब क्या है, क्यों रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, क्यों ये सब किया गया। अब आपके समझ में आ गया कि रेगुलेटिंग एक्ट वास्तव में क्यों लेकर के आया गया। अब चलते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट जब लेकर के आ गए तो इसमें प्रावधान क्या क्या किए थे, क्या क्या प्रावधान किए गए थे। चलिए, रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा ब्रिटेन की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर पहली बार अपना नियंत्रण स्थापित किया। ये बात मैं आपको बता चुका कि ब्रिटिश सरकार का टारगेट क्या था कि जो अपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको, उस पर अपना राज स्थापित करना, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करना। ठीक है, भारत के संवैधानिक विकास की प्रक्रिया का प्रथम चरण है। कौन सा चरण है, भारत के संवैधानिक विकास की जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है इंडिया की, उसका ये फर्स्ट स्टेप है, प्रथम चरण है। कौन सा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। भारत के संवैधानिक विकास की शुरुआत इसी एक्ट से मानी जाती है कि 1773 से, इसीलिए मानते हैं भारत का पहला संवैधानिक विकास का चरण 1773 से लेकर के 1858 तक। 1773 में भारत के जो संविधान है उसके संवैधानिक विकास की शुरुआत मानी जाती है। क्लियर। इस एक्ट के समय बंगाल का गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स।
बंगाल का गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके अधीन मुंबई और मद्रास के प्रांतों को करके 3 प्रांतों का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया और 4 सदस्यीय मंत्री परिषद का गठन किया गया। नहीं समझ में आई बात? मैं समझाता हूँ। चलिए, क्या था? ये था अपना बंगाल। क्या था? बंगाल। बंगाल में पहले एक पोस्ट हुआ करती थी गवर्नर की। बंगाल में पहले एक पोस्ट हुआ करती थी गवर्नर की, और इस गवर्नर को क्या किया? बंगाल के साथ साथ इसमें मद्रास, एक तो मुंबई और एक मद्रास, मुंबई और एक मद्रास को, दोनों को आपस में इसमें जोड़ दिया गया। किसको? इन दोनों प्रांतों को बंगाल के अधीन कर दिया गया। अब बंगाल के अधीन कर दिया तो इस गवर्नर का काम बढ़ गया ना। बंगाल के अधीन कर दिया तो बात किसकी चल रही है? बात 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की चल रही है। इतनी है, इतनी बात समझनी आपको, पूरी समझनी है। इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को समझना है कि वास्तव में, और पॉलिटी के साथ साथ ये बताऊंगा कि अंग्रेज़ों ने हमारे साथ क्या क्या किया था। पूरी डिटेल बताऊंगा पॉलिटी हिस्ट्री में कि अंग्रेज़ कैसे थे। तो अब मुंबई और मद्रास को इसके अंडर में कर दिया, किसके? बंगाल में। तो मुंबई और मद्रास को इसके अंडर में करने पर गवर्नर का काम बढ़ गया ना। तो गवर्नर का काम बढ़ गया तो इसे क्या कर दिया? गवर्नर जनरल कर दिया इसको। किसको? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। क्या बना दिया? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था वो? वॉरेन हेस्टिंग्स था। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? दोबारा समझ लेते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स था। वो कौन था? बंगाल का गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। एक पेज और में क्लियर कर दें ताकि आपको आगे वाले पेज में दिक्कत नहीं हो। फटाफट जल्दी से समझा दें। हाँ जी, अब चलिए। बंगाल का जो गवर्नर था, यानी बंगाल का उस टाइम बंगाल का गवर्नर कौन था? गवर्नर उस टाइम था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स था। अब ये बंगाल का गवर्नर था। गवर्नर को क्या कर दिया? गवर्नर जनरल कर दिया गया। अब सोचो, गवर्नर से गवर्नर जनरल हो गया तो ये बंगाल का अंतिम तो हो गया गवर्नर, और फर्स्ट हो गया गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल बने बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? वॉरेन हेस्टिंग। और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है? वॉरेन हेस्टिंग। कैसे? मैं समझाता हूँ। वर्तमान में मान लो अपने प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मैंने प्रधानमंत्री का नाम चेंज करके आज से, और मैंने कर दिया कि सचिव मंत्री कर दिया। सपोज करो मैंने प्रधानमंत्री का नाम चेंज कर दिया, प्रधानमंत्री का नाम कर दिया मैंने सचिव मंत्री। तो अंतिम प्रधानमंत्री कौन हो गए? नरेंद्र मोदी जी। और प्रथम सचिव मंत्री कौन हो गए? नरेंद्र मोदी जी। बात समझ में आ गई? तो ये अंतिम तो गवर्नर था बंगाल का, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। कहाँ का था? ये बात चल रही है पूरी की पूरी बंगाल की। कहाँ की चल रही है? बंगाल की। बात समझ में आ गई? कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। वॉरेन हेस्टिंग की बात आपकी क्लियर हो चुकी है। अच्छा, क्लियर करने पे ये भी क्लियर हो गया? चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, अब ये आपकी ये रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, इसको कर दिया गया। पहली बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात पे चलते हैं। 4 सदस्यीय, कितने सदस्यीय? 4 सदस्यीय मंत्री परिषद का गठन किया गया। 4 सदस्य होने थे। एक तो गवर्नर जनरल हो गया एक, और 3 सदस्य के साथ, एक बंगाल से, एक मुंबई से, एक मद्रास से, 3 सदस्य ले लिए। तो टोटल कितने सदस्य हो गए? 4 सदस्यीय मंत्री परिषद का गठन कर दिया गया। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। चलिए पीछे वापस। अब दूसरी बात ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट किसकी स्थापना की गई? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहाँ पर की गई? भारत में। और भारत में भी कहाँ पर की गई? कलकत्ता में की गई। कहाँ पे? कलकत्ता। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कलकत्ता बोलते हैं ना। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कब की गई? 1700। स्थापना तो की गई 1774 में, लेकिन एक्ट कौन सा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी था। देखिए इतनी डिटेल से इसको कोई नहीं समझाएगा, सिर्फ 4 पॉइंट बता के छोड़ देंगे सुप्रीम कोर्ट। अब मैं वो बता रहा हूँ कि ये बात हुई तो हुई क्यों।
आपको इतना ज़रूर बता देंगे कि जो गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया, लेकिन मैंने ये बताया कि बनाया क्यों, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई ये बता देंगे, लेकिन ये कोई नहीं बताया कि क्यों हुई। अब मैं बताता हूँ क्यों का जवाब, कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट। अब सोचो कि जब बंगाल के अंडर में मुंबई मद्रास दे दी, अब जब वहाँ पे मान लो कल को कोई न्याय हो जाए, कल को कोई बात हो गई कि जैसे कुछ भी किसी ने कुछ विरोध कर दिया किसी बात का, अगर विरोध कर दिया तो कहाँ पर जाएगा, तो उसके लिए एक व्यवस्था कर दी कि आओ आप यहाँ पे हमारे कोर्ट में आओ। कहाँ पर आओ, कोर्ट में। अभी बताता हूँ मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, एक बार समझिए इससे कि आओ आप कोर्ट में आओ, और कोर्ट में आकर के आप केस लड़ो। केस लड़ोगे, कोर्ट किसका, उसी उन्हीं अंग्रेज़ों का तो कोर्ट है, तो किसका, अन्य अंग्रेज़ों का। और एक बात आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, एक मतलब अचरज वाली बात हूँ, आज भारत में वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है ना, उस सुप्रीम कोर्ट का राज पूरे भारत पर है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आज अब इस टाइम जब आप पढ़ रहे हो, इस टाइम रात के 12 बजे हैं, तो वो रात के 12 ही बजे होंगे। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने की। सुप्रीम कोर्ट भारत के राष्ट्रपति तक को फटकार लगा सकता है, इससे ज़्यादा क्या ही कहें। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनको फटकार लगा सकता है कि कौन है कौन तू, किस काम का है हमारे सामने, ठीक है ना। ये वर्तमान वाला सुप्रीम कोर्ट है। इस सुप्रीम कोर्ट का अधिकार कहाँ तक था, सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता तक था। बोलो, नाम सुप्रीम कोर्ट, वो कहते हैं ना, नाम बड़े दर्शन छोटे। पानी पी लीजिए फटाफट, थोड़ा सा गला सूख गया होगा। हाँ जी, तो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार कहाँ पर था, कलकत्ता पर था, सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता पर। इस सुप्रीम कोर्ट के प्रथम जज कौन थे, एक मिनट, हाँ जी, इस सुप्रीम कोर्ट के प्रथम जज, एक मिनट वापस वही लिखा गया रे, हाँ, प्रथम जज कौन थे, एलिजा है इम्प्रे। एलिजा इम्प्रे ऐसी कौन थी, इसके प्रथम जज थे। कौन थे इसके प्रथम जज थे। यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किससे की, इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई, और 1774 में कलकत्ता में की गई, और एलिजा इम्प्रे उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। क्या थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। बात समझ में आ गई होगी। ये चीज़ तो इसमें लिखी हुई है कि इस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और कलकत्ता में की गई, और इसी एक्ट के तहत इसका क्षेत्राधिकार केवल कहाँ तक था, केवल कलकत्ता तक था। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्प्रे, और एक मुख्य न्यायाधीश के साथ इसमें 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। इसके 3 सहयोगी वाले भी थे, कि एक मुख्य न्यायाधीश और 3 उसके अन्य न्यायाधीश भी थे। बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात और लिखिएगा आप, ये मैं क्लियर करता हूँ पहले आपको। इसी रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं। हाँ जी, इसी रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं। एक एक पॉइंट समझाऊंगा एक अच्छे से। रेगुलेटिंग एक्ट आपको दोबारा डाउट नहीं आएगा इसमें। उसके बाद बात करें थोड़ा सा पहले की, 1772 की। 1772 कौन था, वॉरेन। आपको अपने सरकार की विडंबना दिखा रहा हूँ आपको, मैं आपको कि हमारा भारत है क्या, मतलब हम क्या क्या पद्धतियाँ अंग्रेज़ों की अपना के चल रहे हैं। ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स। उन्होंने उस टाइम कब, जब 1773 के टाइम, तो वहाँ पर जो जिले वगैरह बने हुए, जिले वगैरह उसमें मतलब ऐसे प्रांत वगैरह थे, तो प्रांतों में उसने मतलब जो अपने जो कलेक्ट करने की जो भी राजस्व होता ना, उस राजस्व का करना था, राजस्व करना था कलेक्ट। और इसको कलेक्ट करने के लिए इसने कौन सा पद सर्जित किया, उसने बनाया था कलेक्टर का पद। कौन सा पद बनाया था, कलेक्टर का पद बनाया था। किसने, इस वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में कलेक्टर का पद बनाया था। किसके लिए, राजस्व कलेक्ट करने के लिए। और ये पद आज तक चलता आ रहा है, आज तक ये कलेक्टर का पद चलता जा रहा है भाई साहब, दनादन बिल्कुल फुल स्पीड में दबा के चल रहा है। कलेक्टर था कौन, आज का कलेक्टर और उसके कलेक्टर में वो डिफरेंस है, नाम वही चलता आ रहा है, नाम वही कलेक्टर चलता रहा है, इसका नाम नहीं बदला गया। कलेक्टर उस टाइम क्या नाम था, कलेक्टर का काम था कि कलेक्ट करना चीज़ों को, जो राजस्व वगैरह वो कलेक्ट करना। लेकिन आज का कलेक्टर पूरे ज़िले का मालिक होता है वाला, ठीक है ना। बस लेकिन बस ढर्रा पद्धति चलती है, अरे नाम लेने ये नहीं पता। किसी को मंत्री को जाकर पूछ लो भाई साहब कलेक्टर का मतलब क्या होता है, नहीं पता उसको, नहीं पता। अरे यार क्या अनपढ़ को पता होगा, क्यों मेरा मुँह खुलवा रहे हैं उनके प्रति, छोड़ो ना इस बात को। तो वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में कौन सा पद सर्जित किया, वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कौन सा पद सर्जित किया, रेगुलेटिंग एक्ट से पहले 1772 में कलेक्टर का पद सर्जित किया था।
बात समझ में आ गई? ये आपका इतनी बातें क्लियर हो गई। क्या क्या बताया एक बार जल्दी से देख लीजिए, पहले जल्दी से क्या देख लीजिए, पहले एक बार थोड़ा सा और बचा शायद में से, यहाँ ये और देख लीजिए, अंतिम पॉइंट है। फिर उसके बाद अपना एक बार देखेंगे कि बात मतलब अभी थोड़ा समझाऊंगा आपको डिटेल से। कलकत्ता में सरकार की स्थापना हुई थी, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की स्थापना हुई थी। गवर्नमेंट नहीं होते, गवर्नमेंट होती है। कौन सी? प्रेसिडेंशियल सरकार, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? कलकत्ता में। प्रेसिडेंसी में वही आ गया। कलकत्ता के अंदर कौन आ गया? बम्बई और मद्रास आ गए। किसके अंडर में? बंगाल के अंडर में। बंगाल के अंडर में कौन आ गए? मुंबई और मद्रास आ गए। ठीक है ना, कलकत्ता। उसके अलावा प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की स्थापना हुई थी। उसके बाद क्या था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें निजी व्यापार पर रोक लगाई थी। किस पर? निजी व्यापार पर, कि आप अपना खुद का सामान नहीं बेच सकते, निजी व्यापार नहीं कर सकते। जो कंपनी जो चल रही है उसके अकॉर्डिंग आप चलिए, आप खुद के सामान का काम मत कीजिए। किसका सामान का मत कीजिए? खुद के सामान का काम मत कीजिए। और जो ये जो सुप्रीम कोर्ट था ना, सुप्रीम कोर्ट पर कंट्रोल करने के लिए किसका गठन किया कर दिया? एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन कर दिया। किसका? बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स का भी गठन कर दिया गया। किसका? बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर का गठन कर दिया गया। देखिए मैं समझाता हूँ, एक बार दोबारा समझिएगा, ये बातें आपकी ऐसे ही नहीं समझ में आने वाली। यहाँ तक हो गया शायद, ये आपको समझ में आ गया। थॉमस रो वाला 1782 आ गया, बक्सर आ गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से चलते हैं। किसे? यहाँ से चलते हैं। ये बातें समझिएगा अच्छे से। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ कि आपको अच्छे से इफेक्ट पड़े। ये चल रहा है कैसे? हाँ जी, बिल्कुल ही अच्छा दिखेगा। हाँ जी, अब चलिए, ये आपको रेगुलेटर बताए थे मैंने, 2 रेगुलेटर बताए थे। एक तो आपके जो किचन में होता है ना, किचन में जो आपकी रसोई घर में होता है, रसोई घर में जो आपको सिलेंडर को रेगुलेट करने के लिए आता है, वो एक तो ये रेगुलेटर एक था, ये रेगुलेटर। और दूसरा रेगुलेटर मैंने बताया आपको पंखे को कंट्रोल करने वाला, ये रेगुलेटर। इन दोनों का काम क्या होता है? इन दोनों काम होता है कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। और कंट्रोल किसको करना? स्पीड को कंट्रोल करना। ठीक है ना, यानी इस रेगुलेटिंग एक्ट का काम क्या था कि जो कंपनी जो बढ़ती जा रही है, खुद का नियंत्रण सरकार से इसका हटता जा रहा है, उसको रेगुलेट करने के लिए कौन सा आया? रेगुलेटिंग एक्ट आया। कौन सा एक्ट आया? रेगुलेटिंग एक्ट आया। कौन सा एक्ट आया? रेगुलेटिंग एक्ट आया। बात समझ में आ गई? किसने? ब्रिटिश सरकार ने किस पर अधिकार किया? इस ईस्ट इंडिया कंपनी पर अधिकार किया। आगे चलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आपको बात मैंने बता दी कि ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया। ऐसे किया, फलान किया, ढिमकान किया। जब रिवीजन करेंगे तो आपको दोबारा बता देंगे। बंगाल के तहत 1773 में क्या किया? बंगाल के तहत मुंबई और मद्रास को कर दिया गया। गवर्नर जनरल को वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी 1774 में। और इसी एलिजा एम्प्रेस की कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश इसके थे। 1772 में कलेक्टर का पद सृजित कर दिया वॉरेन हेस्टिंग ने, यानी कलेक्टर क्या होता है? कलेक्ट करने वाला। और कलकत्ता में सरकार की स्थापना और निजी व्यापार पर रोक, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की स्थापना हो गई थी। अब करते हैं रिवाइज कि बात क्या हुई थी। देखिए मैं बताऊं, मैं किसी सिस्टम को चैलेंज नहीं कर रहा, बट अगर राजनीति है ना, जो राजनीति अगर नहीं खेले ना राजनेता, तो हमारे देश का संविधान इज़ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इन द वर्ल्ड। अगर राजनेता मतलब उसको अच्छे से चलने देना, तो भारत का संविधान ऐसा है कि जिसका पूरा विश्व में किसी का संविधान नहीं है, इतनी भारत में भांति भांति के से मतलब हर एक चीज़ को ध्यान में रखा गया है। और वास्तव में जो उस टाइम के लोग थे ना, संविधान को जिन्होंने बनाया था, उस टाइम के लोगों के संविधान बनाने वाले आज अगर होते ना, तो आज के इस बातों पर रोते वो कि हमने क्या सोच करके बनाया था और आज क्या हो गया हमारा भारत। उन्होंने क्या ही सोचा था कि आगे जाकर के भारत। अब सिंपल सी बात आपको देता हूँ, B.R. अम्बेडकर जी एक ऐसी हस्ती, आपको हकीकत बताऊँ एक, B.R. अम्बेडकर जी जब दिल्ली में रहते थे ना, तो वहाँ पर उनको मतलब उनकी देखो जो कास्टिज़म इतना था उस टाइम में, जातिवाद इतना, अब तो बहुत कम हो गया। अब तो उस टाइम के मुकाबले अब तो 99% तक कम हो गया। होता अब भी है, लेकिन अब बिल्कुल रूरल एरियाज़ में होता है, जहाँ पे जो एजुकेशन नहीं पहुँची ना, वहाँ पे होता है, बट उतना नहीं होता। ठीक है ना। जब B.R. अम्बेडकर जी रहने के लिए गए थे ना दिल्ली में, पढ़ाई करने के, लॉ के स्टूडेंट तो पढ़ाई करने के लिए गए थे ना, तो वहाँ पर उनको कमरा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उनकी कास्ट अलग थी। अब कमरा नहीं मिला तो उन्होंने झूठ बोला। क्या बोला? कि मैं ब्राह्मण हूँ। ऐसा कहकर के उन्होंने एक घर में कमरा ले लिया।
जब एक दिन वो ऐसे नहा रहे थे बी आर अम्बेडकर जी, तो उनको एक उस घर वाले मालिक ने देख लिया नहाते टाइम, कि देखा कि यार इसके तो अगर ब्राह्मण होता इसके जनेऊ होती गले में। तो उसने इससे पूछा कि बोल बात क्या है, तो बोले सर मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। बोले तो अच्छा राज हो तू मेरे पास आ गया, वरना तेरा मर्डर कर देते लोग। उसको फिर बी आर अम्बेडकर जी को एक ऐसा कमरा दिया गया पीछे वाले मतलब कोने में एक, जिससे मतलब बिल्कुल गंदगी भरी रहती थी 24 आवर्स, उसमें रह करके, जहाँ पे न प्रॉपर पूरे दिन पानी भरा रहता था, वहाँ पर वो सोए रहे, खाना बनाया, खाना खाया, सब काम किए, वहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की, ऐसी जगह पर रह करके। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को दिल से सैल्यूट होता है ना। तो हम राजनीतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, राजनीतिक नहीं पढ़ रहे। संवैधानिक विकास की बात करते हैं, सबसे पहले सर हेनरी मोहन ने संविधान शब्द दिया था। विश्व का संविधान, लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ से मिलती है? अवधारणा मिलती है फ्रांस से। विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान और सबसे छोटा संविधान किसका है? यूएसए का है। और सबसे बड़ा किसका है? भारत का है। यूएसए में कितने 7 अनुच्छेद हैं और भारत वाले में कितने? उस टाइम 395 थे, आज में लगभग 450 से ऊपर गई। यूएसए का छोटा क्यों है? क्योंकि यूएसए का देश और राज्य का एक ही संविधान है, जबकि देश और राज्य का अलग अलग संविधान है, जबकि भारत के देश और राज्य का एक ही संविधान है। उसके बाद वृद्ध होने का कारण आपको बता ही दिया। सबसे लिखित संविधान कहाँ का है? ब्रिटेन का है। ब्रिटेन का संविधान अभिसमयों और परंपराओं पर आधारित है। क्या आप किसी सर? अभिसमयों और परंपराओं पर, यानी मतलब इनकी जो परंपराएं, अभिसमय मतलब रीति रिवाज, जो प्रथाएं चलती आ रही ना, उन पर आधारित है। ब्रिटेन के संविधान को बुद्धिमत्ता एवं संयोग का शिशु कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की बात आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो उसकी जहांगीर ने मतलब अकबर के टाइम इसकी स्थापना हुई थी 1613 में। मतलब एलिजाबेथ उसकी महारानी थी उस टाइम प्रथम, और 1613 में जहांगीर, 1615 में जहांगीर से मुलाकात हुई। जहांगीर ने 15 वर्ष के लिए जो अनुभूति थी उसको आगे बढ़ा दिया कि मतलब आप अनिश्चित काल तक व्यापार कर सकते हो बिना किसी रोक टोक के। और जो 1613 में क्या हुआ था, इन्होंने सूरत में अपनी व्यापारी कोठी स्थापित कर ली थी। उसके बाद 2 युद्ध हुए थे, प्लासी का और बक्सर का। प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिश सरकार के वर्ष, बिल्कुल फटाफट बोलिए मेरे साथ, ब्रिटिश सरकार के वर्ष और दूसरी तरफ सिराजुद्दौला के, बंगाल का नवाब। इसे ब्रिटिश जो ब्रिटिश जो है ना, ब्रिटिश वो जीत चुके थे। नेक्स्ट बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। एक तरफ ब्रिटिश थे, दूसरी तरफ मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम थे। इसमें कौन जीता? इसमें भी ब्रिटिश जीत गए। उसके बाद आता है इन दोनों युद्धों में ब्रिटिश की जीत होगी तो क्या हो गया? बंगाल पर उनका अधिकार स्थापित हो गया। उसके बाद लॉर्ड क्लाइव को ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। बात समझ आ गई? आगे चलते हैं। नेक्स्ट संवैधानिक विकास की बात करते हैं। तो संवैधानिक विकास कितने चरणों में हुआ था? संवैधानिक विकास 2 चरणों में होता है। एक तो संविधान 1857 से पहले, यानी 1773 से लेकर के 1858 तक, और दूसरा 1858 से लेकर के 1947 तक। उसके बाद बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट की। तो रेगुलेटर बताए थे पहले आपको, गैस सिलेंडर वाला रेगुलेटर बताया, दूसरा आपको जो पंखे वाला रेगुलेटर बताया। फिर आपको बताया कि ब्रिटिश जो कंपनी थी ना, ब्रिटिश सरकार, इस ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या स्थापित करना, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना था। और इस नियंत्रण के तहत तो क्या करना चाहती थी? अपना मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कौन सा एक्ट लेकर आएगी? हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आई। कब लेकर के आई? 1773 में लेके आई। कब से लेकर के आई? 1773 में लेके आई। बात समझ में आ गई? उसके बाद 1773 में हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट की बात कर ली थी हमने। रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात करने के बाद हमने बात की थी संवैधानिक प्रक्रिया का, मतलब संवैधानिक प्रक्रिया की शुरुआत हो गई थी। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। मुंबई और मद्रास प्रांत को, कौन से प्रांत को? मुंबई और मद्रास प्रांत को। कौन से प्रांत को? मुंबई और मद्रास प्रांत को किसके अधीन कर दिया? बंगाल को। और बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कितने सदस्य? 4 सदस्य। जो इसके प्रेसिडेंशियल सरकार की स्थापना की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी थी कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1774 में हुई थी। इसमें 3 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्प्रे थे प्रथम। ठीक है ना। उसके बाद बात, इस सुप्रीम कोर्ट का दायरा कहाँ तक था? सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता तक इसका दायरा था। उसके बाद बात करते हैं कि कलेक्टर का पर्चा अर्जित किया गया। कलेक्टर का मतलब होता है कलेक्ट करने वाला। 1772 में किया था वॉरेन हेस्टिंग ने कलेक्टर का पर्चा अर्जित किया था। कलेक्टर का मतलब होता है कलेक्ट करने वाला। और अंत में अपने पढ़ा कि कलकत्ता सरकार की स्थापना कर दी, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की स्थापना कर दी थी। किसकी? प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की। यानी निजी व्यापार पर क्या कर दिया था? जो पाबंद मतलब ऐसे बैन कर दिया था। और बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर का गठन कर दिया था। ये बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल आगे बताऊंगा जब पिट्स इंडिया एक्ट के बाद आएगा तब आपको बताऊंगा। ठीक है ना। 1784 के आसपास आएगा ना, तब आपको बताऊंगा बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल के बारे में। बात समझ में आ गई ना?
ये हमारे आज की पॉलिटी की पहला सेशन था कि हमने राजनीतिक विज्ञान के बारे में जो शुरुआती अध्ययन है कि मतलब क्या है राजनीति, इसको समझने के लिए, राजनीति को समझने के लिए नहीं, राजनीतिक विज्ञान को समझने के लिए, किसको, राजनीतिक विज्ञान को समझने के लिए हमने क्या की थी, बातें की थी। ये हमारे एजुकेशनल ग्रुप जो हमारा एजुकेशन हब, उसकी जो है यूट्यूब चैनल, उसकी क्लासेज और चलती हैं 9:15 बजे मंडे टू फ्राइडे चलती है। ये क्लासेज कब से कब तक चलती हैं, मंडे टू फ्राइडे चलती हैं। 9:15 बजे सुबह हिंदी के टीचिंग मेथड्स की क्लास चलती है। 11:15 बजे एजुकेशन साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास चलती है और शाम को 6:15 बजे जियोग्राफी की क्लास चलती है, भूगोल की क्लास चलती है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है रीड विद दुरीना, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पर आपको इंग्लिश की और पॉलिटी की क्लासेज आपको रेगुलर बेसिस पे भी मिल जाएंगी। PDF वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे, क्विजेज़ वगैरह आपको मिल जाएंगी, डाउट सेशन यहाँ पे मिल जाएंगे। सब बातें बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल फ्री में, एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा। ओके, ये सैटरडे का स्पेशल सेशन था, ये आपका कल आपका हो चुका है। सैटरडे को हिस्ट्री की सुबह 9:15 नहीं थी, ये क्लास 11:15 हुई थी, लेकिन उस टाइम तो 11:15 हुई थी, लेकिन वहाँ पे अपलोडेड है। अपलोडेड क्लास में आपको बता देता हूँ। देखिए पहले अपलोडेड क्लास का जन खत्म करता हूँ। अपलोडेड क्लास कुछ को नहीं पता कि अपलोडेड जो पहले क्लास अपलोड हो चुकी थी, पहले क्लास हो चुकी थी, उनके बारे में कैसे देखें, तो उनके बारे में आपको बताता हूँ कैसे देखो आप उन क्लासेस को। ये आपका यूट्यूब है ना, यूट्यूब को जब आप खोलोगे ना तो यूट्यूब का आपको नीचे 5 ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऑप्शन मिलेंगे। इसमें बीच वाले में ऑप्शन मिलेगा आपको सब्सक्रिप्शन है, जो आपके चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो ऊपर आपके यहाँ पे वापस 5 ऑप्शन खुलेंगे, मतलब जितने भी ऑप्शन आपके चैनल, उसमें हमारे चैनल का नाम खुलेगा एजुकेशन हब और उसका लोगो बना हुआ है। आप चैनल के नाम पे जब देख लोगे, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, उसमें फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आएगा व्यू चैनल पे आप क्लिक करोगे, फिर आपके पास वापस 5 ऑप्शंस खुलेंगे। कितने ऑप्शन खुलेंगे, 5 ऑप्शंस। एक में जो आपके होम आता है, फिर आपका वीडियोज़ आते हैं, फिर आपका लाइव जो प्लेलिस्ट आती है, फिर आपका लिस्ट आता है और लास्ट में चैनल आता है, आउट आता है, ऐसे कुछ आते हैं। तो यहाँ पर आप जो वीडियोज़ में भी देख सकते हो, वीडियो जो पहले अपलोड हो चुकी थी इसमें मिल जाएंगे। और प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लेना, प्लेलिस्ट में सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। इंडियन ज्योग्राफी, जो राजस्थान ज्योग्राफी की अलग बनाई हुई है, आपकी जो साइकोलॉजी की अलग है, हिंदी की अलग है, हिस्ट्री की अलग है, और जो आपकी मैथ्स की अलग है, पॉलिटी की अलग बना देंगे। आज साइंस की होगी उसकी आपकी अलग बना देंगे। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में, और उन प्लेलिस्ट में आप वीडियो आराम से देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जो एक चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना तो उसके पास में से एक घंटी का सा निशान आता है, उस घंटी के निशान के ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद 3 ऑप्शन खुलेंगे, तो उसमें ऑल कर देना ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, संडे को हमारी मैराथन क्लासेज ये आपकी 9:15 बजे सुबह आपकी चल रही है, 9:15 से। कौन सी, पॉलिटी की चल रही है। और शाम को एनवायरनमेंट स्टडीज़ में आज 6 बजे शाम को होगी। कौन सी क्लास, साइंस की होगी। बिल्कुल साइंस को जीरो शुरू करेंगे कि साइंस होती क्या है, विज्ञान क्या होती है, उसके बारे में बात कर देंगे। एजुकेशन अब पर होंगी ये क्लासेस, ठीक है। एक आपकी मंडे से सोच रहे हैं कि शाम को, रात को लगभग एक जो आपकी बुक्स की क्लासेज है ना, मतलब जो SST लेवल के लिए, लेवल 2 के लिए बुक्स की क्लासेज भी स्टार्ट कर दें। ओके, जो आपकी बुक्स पढ़ते हैं ना SST में, उनकी भी क्लासेस। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है, शेयर तो डेफिनेट करना है, और कमेंट करके बताना कि पॉलिटी की क्लास कैसी लगी। क्या आपने आज तक ऐसी पॉलिटी कहीं पढ़ी, ऐसी राजनीतिक विज्ञान आपने कहीं पढ़ी? अगर पढ़ी तो बताइए, अच्छी बात है आपके लिए, और अगर नहीं पढ़ी तो भी आप बताइए। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। रीड विद दुरीना टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको हर चीज़ की क्विजेज़ PDF वगैरह मिल सकें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। कोरोना पैंडेमिक में घर पे रहिए, सेफ रहिए और सरकार का सहयोग कीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।